नेशनल पार्क यानी कि प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कवर करेंगे। बहुत डिमांड थी आप लोगों के इस टॉपिक के लिए, तो आज हम नेशनल पार्क को मेमोरी टेक्निक की सहायता से यानी कि ट्रिक की सहायता से कवर करेंगे। चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, नेशनल पार्क से आपकी परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। और अगर आज आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेते हैं तो उसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप लोगों ने 3 चीजें सुनी होंगी। एक वन्य जीव अभयारण्य जिसे इंग्लिश में कहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दूसरा राष्ट्रीय उद्यान जिसे कहते हैं नेशनल पार्क, और तीसरा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जिसे इंग्लिश में कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। तो आज की इस वीडियो में हम राष्ट्रीय उद्यान कवर करेंगे और किसी अन्य वीडियो में वन्य जीव अभयारण्य और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को भी कवर करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या नेशनल पार्क है, ये बनाए क्यों जाते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है, ये न केवल अपनी सांस्कृतिक विविधताओं के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ पर वनस्पतियों और जीवों की भी विविध प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इसलिए भारत में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क का निर्माण किया जाता है ताकि जो भी संकटग्रस्त जानवर हैं, पक्षी हैं, उनका संरक्षण यानी कि प्रोटेक्शन किया जा सके। इसीलिए राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य बनाए जाते हैं। तो पहले हम वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में क्या डिफरेंस होता है इसे देख लेते हैं, क्योंकि आप बहुत कंफ्यूज होते होंगे कि इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। तो पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं, उसके बाद हम राष्ट्रीय उद्यान पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वन्य जीव अभयारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है। तो वन्य जीव अभयारण्य में किसी एक प्रजाति या कुछ विशिष्ट प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है, यानी कि ऐसी प्रजाति जो या तो संकटग्रस्त हो या किसी क्षेत्र में कोई विशिष्ट प्रजाति का जानवर पाया जाता हो, तो उसका संरक्षण करने के लिए वन्य जीव अभयारण्य का निर्माण किया जाता है। मतलब कि उस प्रजाति को बचाने के लिए वन्य जीव अभयारण्य का निर्माण किया जाता है। और वन्य जीव अभयारण्य में कुछ सीमा तक जानवरों को चराने, लकड़ी इकट्ठा करने तथा पर्यटन की छूट होती है। मतलब कि इसमें कुछ हद तक मानव गतिविधियों की छूट होती है। वो अपनी मतलब कि जानवरों को चरा सकते हैं, लकड़ियाँ इकट्ठा कर सकते हैं और पर्यटन की भी छूट होती है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है। तो राष्ट्रीय उद्यान में सभी जीवों का संरक्षण समान रूप से किया जाता है। तो हमने वन्य जीव अभयारण्य में पढ़ा कि किसी एक प्रजाति या कुछ विशिष्ट प्रजातियों का ही संरक्षण किया जाता है, पर राष्ट्रीय उद्यान में क्या होता है कि राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत जितनी भी प्रजातियां आती हैं, सभी का संरक्षण समान रूप से किया जाता है, चाहे कोई भी चीज हो। उसमें हम वनस्पतियों का भी संरक्षण करते हैं, जानवरों का भी संरक्षण करते हैं और पूरे के पूरे उस पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट का संरक्षण करते हैं जो कि राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। और राष्ट्रीय उद्यान में किसी भी प्रकार की मानव गतिविधि प्रतिबंधित है। हमने वन्य जीव अभयारण्य में देखा कि वहाँ पर कुछ हद तक मानव गतिविधि जो है वो अलाउड है, जैसे कि वो अपने जानवरों को चरा सकते हैं, लकड़ियाँ इकट्ठा कर सकते हैं और पर्यटन की छूट है। पर राष्ट्रीय उद्यान में ऐसी किसी भी प्रकार की मानव गतिविधि प्रतिबंधित है। तो मतलब कि अगर हम कहें तो सबसे सख्त कानून है राष्ट्रीय उद्यान के, और उससे कम सख्त है वन्य जीव अभयारण्य के, और उससे भी कम सख्त कानून है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के। तो अब हम देखते हैं कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होता है। तो जैव मंडल रिजर्व में किसी भूभाग की जैव विविधता को बचाने के लिए उस पूरे क्षेत्र को संरक्षित किया जाता है, जिसमें न केवल जीव जंतु बल्कि वनस्पतियां और मानव आबादी भी शामिल होती है। तो अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा एरिया होता है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का, उससे कम होता है वन्य जीव अभयारण्य का, और सबसे कम एरिया होता है राष्ट्रीय उद्यान का। और अगर हम
कानून की बात करें, नियम कानून की, तो सबसे ज़्यादा सख्ताई होती है राष्ट्रीय उद्यान में, उससे कम होती है वन्य जीव अभयारण्य में, और उससे भी कम सख्ताई होती है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में। और जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होता है ये काफ़ी बड़े एरिया में फैला होता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये पूरा ग्रीन एरिया, ये मान लीजिए ये है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, और उसके बीच में ये जो बैंगनी कलर का आप देख रहे हैं ये है नेशनल पार्क, और ये जो आप देख रहे हैं ब्राउन कलर का ये है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आप देख ही सकते हैं कि एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में बहुत से राष्ट्रीय उद्यान भी हो सकते हैं और वन्यजीव अभयारण्य भी इसके अंतर्गत आ सकते हैं। तो जैसा कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र इतने बड़े भूभाग में फैला होता है, तो इसीलिए इसे 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है। जैसा आप ये इमेज में देख रहे हैं, यह 3 लेयर में बटा होता है। सबसे बीच में होता है जो ये येलो कलर का है, यानी कि पीले कलर का है, इसे कहते हैं कोर जोन। इसमें किसी भी प्रकार की मानव गतिविधि अलाउड नहीं होती। जिस प्रकार राष्ट्रीय उद्यान में किसी भी प्रकार की मानव गतिविधि अलाउड नहीं है ना, इसी प्रकार कोर जोन में भी किसी भी प्रकार की मानव गतिविधि प्रतिबंधित है। उसके बाद ये दूसरा जो आप ऑरेंज कलर का देख रहे हैं, इसे कहते हैं बफर जोन। ये देख रहे हैं ना, ये दूसरी लेयर, इसे कहते हैं बफर जोन। तो बफर जोन में भी मानव गतिविधि अलाउड नहीं है, पर रिसर्च के लिए और एजुकेशनल पर्पस के लिए यानी कि शोध के लिए अलाउड है बफर जोन में। तो जो सबसे लास्ट लेयर है इसे कहते हैं ट्रांजिशन जोन, जो रेड कलर की है ना, इसे कहते हैं ट्रांजिशन जोन, और इसे हिंदी में कहते हैं संक्रमण जोन। तो संक्रमण जोन में मानव गतिविधियां अलाउड है, मतलब कि मानव यहाँ पर अपनी बस्ती बसा सकते हैं, यहाँ पर जानवर भी चरा सकते हैं, लकड़ियाँ इकट्ठा कर सकते हैं। जैसा हमने वन्य जीव अभयारण्य में पढ़ा था ना, वही सेम चीज़ यहाँ पर मानव गतिविधियाँ अलाउड हैं। बफर जोन में क्या है, सिर्फ शोध के लिए, रिसर्च के लिए ही अलाउड है, और जो कोर जोन है यहाँ बिल्कुल ही प्रतिबंधित है, यहाँ पर बिल्कुल ही मानव गतिविधि अलाउड नहीं है। तो आशा करता हूँ आपने वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, इसमें क्या डिफरेंस है ये समझ लिया होगा। अब हम राष्ट्रीय उद्यान को पढ़ते हैं। तो चलिए अब राष्ट्रीय उद्यान के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो डिटेल में पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय उद्यान से क्या क्या प्रश्न बनते हैं। तो 3 प्रकार के प्रश्न इससे बनते हैं। पहला कि अगर कोई विशिष्ट प्रजाति का जानवर पाया जाता है किसी भी राष्ट्रीय उद्यान में तो वो पूछा जाता है। दूसरा, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पूछे जाते हैं, जैसे कि कौन सा सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ये पूछा जाता है। और तीसरा, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, ये पूछा जाता है। तो तीनों ही चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले बना, कौन सा सबसे बड़ा है, ये सब हम पहले कवर कर लेते हैं। तो ये सीधा 1 लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो ये है हेली नेशनल पार्क। ये भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका निर्माण 1936 में हुआ था और जिसका नाम अब बदल दिया गया है। अब इसका नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जब ये बना था तो इसका नाम था हेली नेशनल पार्क, पर अब इसका नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में है। ये तीनों चीज़ें आप याद रखिएगा। सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है हेली नेशनल पार्क, जिसका अब नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और ये उत्तराखंड में है। तो हमने पहला राष्ट्रीय उद्यान देख लिया। अब हम देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, सबसे बड़ा। तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि हेमिस नेशनल पार्क। यह राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है, जो भारत में जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं ना, तो ये अब लद्दाख में स्थित है। पहले हम पढ़ते थे कि ये जम्मू कश्मीर में था, पर अब ये लद्दाख में आ चुका है। तो याद रखिएगा, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है, जो कि 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिस कारण ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और ये जो हेमिस नेशनल पार्क है, ये किस लिए जाना जाता है, तो ये अपने हिम तेंदुए के लिए जाना जाता है, यानी कि यहाँ पर स्नो लेपर्ड पाया जाता है, इसीलिए ये प्रसिद्ध है। तो हमने ये देख लिया कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। अब हम देखते हैं कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान
साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान है। याद रखिएगा कौन सा, साउथ बटन, जिसका क्षेत्रफल 0.03 वर्ग किलोमीटर है, बहुत ही कम है। और यह राष्ट्रीय उद्यान भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। तो जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, ये अंडमान और निकोबार का एक द्वीप है जिस पर ये राष्ट्रीय पार्क बना हुआ है और जो कि 0.03 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिससे कारण इसे भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। कौन सा है ये, साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। तो उसके बाद हम देखते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है, कितने, 11। तो महत्वपूर्ण तथ्य हमने देख लिए। अब हम देखते हैं सभी राज्यों के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क देखते हैं। तो जम्मू कश्मीर के 3 नेशनल पार्क हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन कौन से, पहला है दाचिगाम नेशनल पार्क, दूसरा है सलीम अली नेशनल पार्क और तीसरा है किश्तवाड़ नेशनल पार्क। जिसमें से जो ये दाचिगाम नेशनल पार्क है, यहाँ पर कश्मीरी हिरन पाया जाता है, जिसे वहाँ की लोकल लैंग्वेज में हंगुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हंगुल। तो जो ये दाचिगाम नेशनल पार्क है, ये हंगुल के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। तो अब आई बात कि इसे हम याद कैसे करेंगे। तो देखिए, जो ये सलीम अली नेशनल पार्क है, इसे तो आप आसानी से याद रख पाएंगे, क्योंकि जो ये जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, ये मुस्लिम बाहुल्य एरिया है। मतलब कि यहाँ पर हमारे जो मुस्लिम भाई बहन हैं, इनकी आबादी ज़्यादा है। तो सलीम अली, ये एक मुस्लिम नेम लग रहा है ना, तो हमारे मुस्लिम भाई बहनों की आबादी जम्मू कश्मीर में ज़्यादा है, तो इससे आप रिलेट कर पाएंगे कि सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। और बाकी के बचे तो इसे कैसे याद करेंगे। तो देखिए, जो किश्तवाड़ है, इसके पीछे क्या है, वार। तो आपको पता है कि जो जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, ये आतंकवाद से पीड़ित रहता है, तो यहाँ पर हमेशा वॉर होती रहती है ना, तो इसके पीछे किश्तवाड़ के पीछे है वार, तो इससे आप रिलेट कर पाएंगे। और दूसरा है दाचिगाम, कि इसके पीछे है GAM, इसे हम पढ़ेंगे गम। तो देखिए, जब भी वार होती है तो सैनिक शहीद होते हैं, तो हमें बहुत दुख होता है, यानी कि गम होता है। तो इससे आप रिलेट कर पाएंगे और आप तीनों नेशनल पार्क याद रख पाएंगे कि ये जम्मू कश्मीर में है। तो जम्मू कश्मीर के बाद अब हम देखते हैं लद्दाख। तो लद्दाख में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जो हमें पढ़ना है और यही एग्जाम में पूछा जाता है। यह है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ये हमने पीछे पढ़ा ना कि यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और यह हिम तेंदुआ यानी कि स्नो लेपर्ड के लिए मशहूर है। यहाँ पर हिम तेंदुआ पाया जाता है, याद रखिएगा। कहाँ पर, हेमिस राष्ट्रीय पार्क में। और यह भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है जो कि लद्दाख में है, याद रखिएगा। तो लद्दाख के बाद अब हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में बहुत से राष्ट्रीय उद्यान हैं और हमें ये जो मैंने लिखे हैं इन्हें याद रखने हैं, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कौन सा है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। बाद में हम इसकी ट्रिक देखेंगे, पहले आप एक बार देख लीजिए। पहला है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, दूसरा है पिन वैली नेशनल पार्क, तीसरा है खीर गंगा नेशनल पार्क, चौथा है सिम्बलबारा नेशनल पार्क और पांचवा है इंदर किला नेशनल पार्क। तो ये 5 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं हिमाचल प्रदेश में जो हमें याद रखने हैं। तो इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई है जिससे आप इसे याद रख सकते हैं। तो ट्रिक क्या है, देखिए, अगर आप बिना ट्रिक के भी याद रख सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप बिना ट्रिक के याद कर लीजिए। अगर आपको ट्रिक की सहायता से याद होता है तो आप ट्रिक की सहायता से याद कर लीजिए। तो इसकी ट्रिक है कि सिम्बा ने हिमालय की वैली पर इंदर के साथ खीर खाई। इससे आप ये 5 याद रख लेंगे। देखिए, सिम्बा एक फिल्म भी आई थी ना जिसमें रणवीर सिंह एक्टर थे। तो सिम्बा हिमालय घूमने गया था, हिमालय की वैली पर यानी कि घाटी पर, अपने दोस्त इंदर के साथ। तो जब वहाँ पर उसको ठंडी लगी तो उसने गर्मा गर्म खीर खाई। तो इसी से आप रिलेट करेंगे कि सिम्बा ने हिमालय की वैली पर इंदर के साथ खीर खाई। तो अब देखिए, इससे आपको 5 नाम याद रहेंगे। सिम्बा से क्या रहेगा, सिम्बलबारा नेशनल पार्क, हिमालय से ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, वैली से पिन वैली नेशनल पार्क, इंदर से इंदर किला नेशनल पार्क और खीर से खीर गंगा नेशनल पार्क। ये 5 के 5 राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। तो ये है इसकी ट्रिक जिससे आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के बाद अब हम देखते हैं उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में भी 6 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं
जो हमें याद करने हैं। तो इन्हें हम आसानी से याद कर लेंगे। देखिए कैसे। पहला है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये तो हमने पढ़ा भी पीछे कि ये भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है, तो ये बताने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, आपको याद होना चाहिए कि ये उत्तराखंड में है। दूसरा है नंदा देवी नेशनल पार्क। तीसरा है गोविंद नेशनल पार्क। चौथा है वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। पांचवा है गंगोत्री नेशनल पार्क और छठा है राजा जी नेशनल पार्क। तो अब इसे हम देखिए मैप में देख लीजिए, ये सभी नेशनल पार्क हैं। तो अब हम देखते हैं कि इन्हें याद कैसे करेंगे। तो जो पहला है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये तो आपको याद ही होना चाहिए कि ये उत्तराखंड में है, क्योंकि ये हमारे भारत का पहला नेशनल पार्क है। अब हम देखते हैं कि बाकी के जो बचे इन्हें याद कैसे करेंगे। तो आपको पता होगा जो उत्तराखंड है ये तीर्थ स्थलों के लिए यानी कि देवी देवताओं के स्थान के लिए फेमस है। तो सबसे ऊपर है नंदा देवी नेशनल पार्क यानी कि नंदा देवी माता। दूसरा गोविंद यानी कि कृष्ण भगवान, तो ये तीर्थ स्थलों के लिए फेमस है ना, देवी देवताओं के लिए। तो नंदा देवी, गोविंद, जब वहाँ पर इतने देवी देवता होंगे तो वैली ऑफ फ्लावर यानी कि फूलों की घाटी तो होगी इनके चरणों में चढ़ाने के लिए, माता के और भगवान के चरणों में फूल चढ़ाने के लिए वहाँ पर फूलों की घाटी तो होगी ही ना। तो वैली ऑफ फ्लावर भी यहीं पर है उत्तराखंड में। और चौथा है गंगोत्री नेशनल पार्क। तो मैंने आपको गंगा नदी तंत्र वाली वीडियो में बताया था ना कि जो उत्तराखंड है यहीं पर है गंगोत्री ग्लेशियर, जहाँ से भागीरथी नदी निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है और दूसरी उत्तराखंड से ही एक नदी निकलती है अलकनंदा, और यही दोनों मिलके आगे गंगा नदी बनाती हैं। तो ये गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में ही है। तो वहीं पर है गंगोत्री नेशनल पार्क और एक बचा राजा जी नेशनल पार्क, इसे आप याद रख लीजिएगा। तो देखिए नंदा देवी, गोविंद, वैली ऑफ फ्लावर और गंगोत्री ये हमने एक ही साथ रिलेट करके पढ़ लिए। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये सबसे महत्वपूर्ण है, तो हमें पता ही होना चाहिए था ना कि ये उत्तराखंड में है जो कि भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो इन्हें सब याद रखिएगा आप। तो अब आगे देखते हैं, तीन राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड। इन तीनों में आपको एक एक ही नेशनल पार्क याद रखना है और यही पूछे जाएंगे। तो पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में है दुधवा नेशनल पार्क। कौन सा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसे आप कैसे याद रखेंगे, आपको पता होगा कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन उत्तर प्रदेश से ही होता है। तो कहाँ से होता है, उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन। तो इसीलिए याद रखिएगा कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तर प्रदेश में ही है, दूध से आप रिलेट करिएगा। उसके बाद देखते हैं बिहार। तो बिहार में है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ये तो बहुत फेमस है, आपको पता ही होगा कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये है बिहार में। और तीसरा देखते हैं झारखंड। तो झारखंड में भी आपको एक ही याद रखना है, ये है बेतला नेशनल पार्क। कौन सा, बेतला। तो इसे आप कैसे याद करेंगे, तो एक छोटी सी कहानी से आप इसे याद कर पाएंगे। तो आपको पता होगा कि झारखंड का एक बेटा है जिसने पूरे झारखंड का नाम रोशन किया है। तो मैं महेंद्र सिंह धोनी की बात कर रहा हूँ, वो झारखंड के ही है ना, झारखंड में ही पैदा हुए थे। तो बेतला को आप रिलेट करेंगे बेटे से यानी कि बेटा से। तो झारखंड का बेटा, इसने पूरे झारखंड का नाम रोशन किया, ना ही झारखंड का बल्कि पूरे भारत का नाम रोशन किया है झारखंड के बेटे ने, वो है महेंद्र सिंह धोनी। तो झारखंड का बेटा यानी कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान ये झारखंड में है, याद रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के बाद अब हम आते हैं पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में टोटल 6 राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखने हैं, बहुत ही आसानी से अभी आपको ये याद हो जाएंगे। पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। पहला है सुंदरवन नेशनल पार्क, ये तो आपने पढ़ा होगा और सुना भी होगा। हमने पढ़ा था ना कि जो सुंदरवन डेल्टा है यही पश्चिम बंगाल के तट पर ही बनता है। तो ये सुंदरवन नेशनल पार्क भी कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में ही है। और ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। तो रॉयल बंगाल टाइगर यहीं सुंदरवन नेशनल पार्क में पाए जाते हैं और इसी के लिए ये प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। दूसरा है गोरुमारा नेशनल पार्क। तीसरा है बुक्सा नेशनल पार्क। चौथा है सिंगालीला नेशनल पार्क। पांचवा है जल्दापारा नेशनल पार्क और छठा है न्यूरा वैली नेशनल पार्क। तो जो ये सुंदरबन है ये तो आपको याद होना चाहिए कि ये है पश्चिम बंगाल में। तो दूसरा हम देखते हैं गोरुमारा। अगर कोई चीज़ सुंदर होगी तो वो गोरी भी होगी ना, तो गोरू से गोरा याद रखेंगे। कोई चीज़ सुंदर है तो वो गोरी भी है यानी कि गोरा है, तो गोरुमारा। बाकी के जो ये 4 बचे इन्हें हम एक ही चीज़ से याद करेंगे, एक स्टोरी से हम इन चारों को याद करेंगे। तो आपने एक गाना सुना होगा, जो एक गाना है हाय गर्मी, इसे से हम इसे याद करेंगे। तो वो गाना था ना, पारा इतना हाई हुआ कि
हाँ, जैसे आपको ये गाना याद है उसी प्रकार ये भी याद होना चाहिए। तो देखिए, जो ये जल्द पारा, इसके पीछे क्या है? पारा। तो इसे हम कैसे याद करेंगे? देखिए, बुक्सा, बुक्सा नेशनल पार्क ना, तो बुक्सा को हम पढ़ेंगे बादशाह। तो बुक्सा ने यानी कि बादशाह ने एक गाना सिंग यानी कि गाना गाया था। कौन सा? पारा। पारा वाला गाना गाया था ना कि पारा इतना हाई हुआ। तो उसमें डांस किसने किया था? तो नोरा फतेही ने, यानी कि न्योरा, न्योरा को नोरा, तो नोरा फतेही ने डांस किया था। तो आपको ये चारों याद होंगे। देखिए, बादशाह ने एक गाना सिंग किया यानी गाना गाया। कौन सा? पारा वाला। तो पारे वाले गाने में डांस किसने किया था? तो नोरा, नोरा फतेही ने, यानी कि न्योरा ने। तो ये चारों नेशनल पार्क आप इस एक स्टोरी से यानी कि रिलेट कर पाएंगे, जिससे आपको ये कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बताएं। क्योंकि सुंदरबन ये तो सभी को पता होता है, पर बाकी जो ये चार हैं ये नहीं पता होते। अब हम इन्हें भी याद रख पाएंगे। तो पश्चिम बंगाल के बाद अब हम देखते हैं उड़ीसा। तो उड़ीसा में कुल 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। इन्हीं को याद रखिएगा। पहला है भीतरकनिका नेशनल पार्क और दूसरा है सिमलीपाल नेशनल पार्क। ये आप देख रहे हैं इमेज में, ये है भीतरकनिका और ये है सिमलीपाल। तो इसकी एक ट्रिक है। देखिए, आपको पता होगा कि भारत के जितने भी तटीय राज्य हैं ना, ये जितने भी तटीय राज्य हैं ये बाकी राज्यों की तुलना में ज़्यादा डेवलप हैं। आप देखेंगे तो ये बाकी राज्यों की तुलना में जितने भी तटीय राज्य हैं जो समुद्र से सटे हुए हैं ये ज़्यादा विकसित हैं। पर इसमें से अकेला जो ये उड़ीसा है ये विकसित नहीं है, ये थोड़ा भी पिछड़ा हुआ है। और बाकी के जितने राज्य हैं आप देखेंगे, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, ये सभी काफ़ी डेवलप है। पर जो ये उड़ीसा राज्य है ये अभी भी पिछड़ा हुआ है। तो यही है ट्रिक कि जो उड़ीसा है अभी भी भीतर से सिंपल है। भीतर से कैसा है? सिंपल है, अभी भी बेचारा डेवलप नहीं हुआ है। तो भीतर से भीतरकनिका और सिंपल से सिमलीपाल। तो उड़ीसा भीतर से सिंपल है। इस एक ट्रिक से आप दोनों नेशनल पार्क भीतरकनिका और सिमलीपाल याद रख पाएंगे कि ये उड़ीसा में है, क्योंकि उड़ीसा भीतर से सिंपल है। तो उड़ीसा के बाद अब हम देखते हैं राजस्थान। तो राजस्थान में आपको टोटल 4 राष्ट्रीय उद्यान याद रखने हैं। पहला है डेजर्ट नेशनल पार्क। तो डेजर्ट तो आपको पता होगा कि पूरे राजस्थान में मरुस्थल है ना ज़्यादातर। तो डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पर होगा? तो राजस्थान में ही होगा। दूसरा है रणथंभौर नेशनल पार्क। तो रणथंभौर भी ऐसा ही नाम है जो कि राजस्थान में ही होगा। रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, ये सब कहाँ होते हैं? राजस्थान में ही ऐसे नाम होते हैं। तो रणथंभौर नेशनल पार्क भी राजस्थान में ही है। बाकी के जो 2 बचे इन्हें हम याद करेंगे एक ट्रिक से। तीसरा है सरिस्का नेशनल पार्क और चौथा है केवला देव नेशनल पार्क। और याद रखिएगा, केवला देव नेशनल पार्क में साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। ये केवला देव नेशनल पार्क, यहाँ पर साइबेरियन सारस पाए जाते हैं, याद रखिएगा, ये पूछा गया है एग्जाम में। तो हम सरिस्का और केवला देव इन दोनों नेशनल पार्क को याद करते हैं। किन्हें याद कैसे करेंगे? तो आपको पता होगा कि राजस्थान में बहुत ही वीर और प्रतापी राजा हुए हैं। जो राजपूत राजा हुए ये बहुत प्रतापी राजा थे। इनका मानना था कि ये अपना सर कटा देंगे पर झुकाएंगे नहीं। ये झुकाते किसके आगे थे? या तो माता पिता या देव के आगे, यानी कि केवल देव के, देव यानी कि देवताओं के आगे। तो वो अपना सर कटा देंगे पर झुकाएंगे नहीं। सर से सरिस्का नेशनल पार्क, राजस्थान में ही राजपूत राजा थे ना। और केवला देव केवल देव के आगे ही अपना सर झुकाते थे। देव या जो देवतुल्य हों जैसे कि माता पिता हों उनके आगे ही अपना सर झुकाते थे और किसी के आगे नहीं। तो सरिस्का और केवला देव, इससे आप रिलेट करके पढ़ पाएंगे। एक छोटी सी कहानी सी है जिसे आप याद कर पाएंगे। तो राजस्थान के बाद अब हम देखते हैं गुजरात। तो गुजरात में आपको टोटल 4 नेशनल पार्क याद रखने हैं। कौन कौन से? पहला है ब्लैक बक नेशनल पार्क यानी कि काला हिरन। दूसरा है वंसदा नेशनल पार्क और तीसरा है गिर नेशनल पार्क और चौथा है मरीन नेशनल पार्क। तो ये 4 नेशनल पार्क हैं जो आपको याद रखने हैं। तो इनकी मैंने एक ट्रिक बनाई है जिससे आप इन चारों को याद रख पाएंगे। तो इसकी ट्रिक क्या है कि गुजरात की ब्लैक बक वन में गिर कर मर गई। तो वन में क्या हुआ? अचानक गिर गई और वो मर गई। तो कैसे याद रखेंगे? देखिए, ब्लैक बक गुजरात की ब्लैक बक है ना, तो गुजरात की ब्लैक बक से ब्लैक बक, वन मतलब कि वंसदा, गिर, गिर नेशनल पार्क, गिर कर मर गई, मर से मरीन नेशनल पार्क। तो चारों आप याद रख पाएंगे इस ट्रिक से कि गुजरात की ब्लैक बक वन में गिरकर मर गई। बहुत ही आसान ट्रिक है जिससे आप गुजरात के सभी जो नेशनल पार्क हैं याद कर पाएंगे। तो वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि आप में से कई लोगों के मुझे रोज़ ये मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पर कि सर बताइए पीडीएफ के चार्जेस कितने हैं और ये पीडीएफ कहाँ पर मिलेंगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जितनी भी वीडियो प्रोवाइड करता हूँ ये सभी फ्री हैं
और मेरे द्वारा जितनी भी पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, मैं सभी वीडियो की फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ आपको। इसलिए मैं कोई भी चार्जेस नहीं लेता। जितनी भी पीडीएफ मैं प्रोवाइड करता हूँ, ये सभी आपके लिए फ्री है। बस इतना ही चार्ज है कि जितना मैं मेहनत से पढ़ाता हूँ, उतनी ही मेहनत से आप भी पढ़िए और अपने मुकाम को हासिल करिए। जो भी आपका टारगेट है, उसे हासिल करिए। यही मेरे लिए रिवॉर्ड होगा। और जितनी भी मेरी पीडीएफ है, ये आपको स्टडी वाइंस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। और मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप चाहें तो वहां से ज्वाइन कर लें, नहीं तो सीधा टेलीग्राम पर जाइए और सर्च करिए स्टडी वाइंस ऑफिशियल और वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए। और मेरी जितनी भी वीडियो हैं, सभी की फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएंगी। इसका कोई भी चार्ज नहीं है। इसीलिए आप इंस्टाग्राम पर ये मत पूछा कीजिए कि कहाँ पर पीडीएफ मिलेगी। मैं जो भी पीडीएफ है वो डेली अपलोड कर देता हूँ टेलीग्राम चैनल पर, वहीं पर से आपको मिल जाएंगी। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं मध्य प्रदेश। जैसा कि हमने देखा ना कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं। तो अब हम इनके जो इम्पोर्टेंट हैं उन्हें कवर करते हैं। तो सबसे पहले है कान्हा नेशनल पार्क, दूसरा है माधव, तीसरा है बांधवगढ़, चौथा है वन विहार, पांचवा पन्ना, छठा सतपुड़ा, पेंच, संजय। तो इन्हें हम याद कैसे करेंगे? देखिए, पहले तो आप ये देख लीजिए, जो पेंच नेशनल पार्क है, ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों की सीमा पर है। एमपी और महाराष्ट्र दोनों की सीमा पर है, मतलब दोनों पे ही पेंच लगे हुए हैं इसके पेंच नेशनल पार्क के, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। और जो संजय नेशनल पार्क है, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये दोनों की सीमा पर है। तो संजय नेशनल पार्क भी दोनों की सीमा पर है, एक मध्य प्रदेश में तो है ही और छत्तीसगढ़ में भी है। और जो ये पेंच नेशनल पार्क है, ये भी मध्य प्रदेश में है और महाराष्ट्र में। तो इन दोनों को याद रखिएगा। और जो ये है सतपुड़ा नेशनल पार्क, तो मैंने आपको बताया था इम्पोर्टेंट जो पर्वत वाली वीडियो थी कि जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है ये मध्य प्रदेश में है ना, तो सतपुड़ा नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में है। उसके ऊपर है पन्ना नेशनल पार्क। तो इससे पिछली वीडियो कृषि वाली थी और उससे पिछली खनिज वाली वीडियो थी। तो खनिज वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो सबसे प्रमुख जो हीरा है, ये हीरा कहाँ पर पाया जाता है? तो ये मध्य प्रदेश की पन्ना खान में पाया जाता है। हमने कहा था ना हीरा पन्ना एक ही साथ हम पढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश में है पन्ना की खानी और वहीं से हमें हीरा मिलता है। तो पन्ना की खानी मध्य प्रदेश में है, तो पन्ना नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में है। तो जो अगर आपने ज्योग्राफी की मेरी सभी वीडियो नहीं देखी तो उन्हें जरूर देख लेना। मैंने सभी को ट्रिक से और मैप की सहायता से आपको समझाया है और बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाया है। तो आप इंडियन ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाकर मेरे द्वारा जितनी भी ज्योग्राफी की वीडियो अपलोड की गई हैं उन्हें देख लेना। तो हमने देखा कि जो पन्ना नेशनल पार्क है, ये भी पन्ना की खाने कहाँ पर थी? तो मध्य प्रदेश में थी, वहीं पर है पन्ना नेशनल पार्क। तो उसके ऊपर है वन विहार नेशनल पार्क। तो सबसे ज़्यादा वन भारत में मध्य प्रदेश में ही है। तो इसी से हम याद रखेंगे कि वन विहार पार्क भी मध्य प्रदेश में ही है। तो देखिए, किसी भी ट्रिक की आपको जरूरत पड़ रही है, बस आप कुछ लिंक करके इन्हें याद रख पा रहे हैं। उसके ऊपर है ये ऊपर वाले तीन हम देखते हैं। तो देखिए, ये तीनों एक है कान्हा, कान्हा को ही माधव कहते हैं और माधव और बांधव साथ साथ रिलेट हो रहे हैं। तो कान्हा माधव बांधव ये आप याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश में है। कान्हा माधव भी कान्हा जी को ही कहते थे और बांधव अब रिलेट कर लीजिएगा, कान्हा माधव बांधव ये तीनों मध्य प्रदेश में है। वन सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश में है। पन्ना पन्ना की खाने मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश में है। तो ये सभी आप मध्य प्रदेश से रिलेट करके याद रख पाएंगे। तो मध्य प्रदेश के बाद अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़। तो सबसे देखिए नीचे है गुरु घासीदास संजय नेशनल पार्क। तो अभी हमने जो पीछे ये पढ़ा ना, कौन सा? संजय नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में ही फैला हुआ था। वही संजय नेशनल पार्क को छत्तीसगढ़ में क्या कहते हैं? गुरु घासीदास नेशनल पार्क। और उसके ऊपर है कांगेर वैली नेशनल पार्क। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, अगर छत्तीसगढ़ से पूछा जाए, तो ये है इंद्रावती नेशनल पार्क। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे हम कैसे याद रखेंगे? तो मैंने आपको नदी वाली वीडियो में बताया था कि इंद्रावती नदी किस राज्य की प्रमुख नदी है? तो ये छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी है, याद रखिएगा। इंद्रावती नदी कहाँ की प्रमुख नदी है? तो छत्तीसगढ़ की। तो उसी से आप रिलेट करेंगे कि वहाँ की प्रमुख नदी है छत्तीसगढ़ की, तो वहीं पर होगा इंद्रावती नेशनल पार्क। तो इसे आप याद कर पाएंगे। तो छत्तीसगढ़ के बाद अब हम देखते हैं असम। तो असम में कुल 5 नेशनल पार्क हैं और हम इन पांचों को अभी चुटकियों में याद कर लेंगे और सभी महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से? पहला है मानस नेशनल पार्क, दूसरा है नामेरी नेशनल पार्क, तीसरा है मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा? काजीरंगा नेशनल पार्क। आपने काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में सुना होगा ना।
तो ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये फेमस क्यों है? तो ये एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। यहाँ पर एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है, इसी के लिए प्रसिद्ध है ये काजीरंगा नेशनल पार्क। उसके बाद है डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, और एक है राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क। तो राजीव गांधी नाम से आपको 3 नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। अभी आप पढ़ लीजिए, लास्ट में मैं आपको कंक्लूजन बता दूंगा कि कहाँ पर कौन कौन से हैं। तो ये है राजीव गांधी, साथ में देखिए क्या लिखा है, ओरांग। तो कई बार लिखा होता है ओरांग नेशनल पार्क, तो उसे भी आप असम में टिक करेंगे। अगर लिखा होगा राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क तो भी वो असम में ही होगा। तो इसे अब हम एक ट्रिक से याद करते हैं, जिसे हम पांचों के पांचों याद रख पाएंगे और कभी नहीं भूलेंगे। आपने एक कहावत तो सुनी होगी ना कि जब मियाँ बीबी राजी, हाँ कहावत तो आपको पूरी याद है कि जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। पर इस कहावत से आपको कोई फायदा नहीं हुआ, पर आज आपको इससे फायदा होगा। यहाँ पर ट्रिक क्या है कि माना ना मेरी असम का काजी, करवा दी डिब्रू राज से शादी। यहाँ पर क्या हुआ, काजी तो माना पड़ा है पर मियाँ बीबी राजी नहीं है। वहाँ पर मियाँ बीबी राजी थे पर काजी नहीं माना था। यहाँ पर काजी मान चुका है पर मियाँ बीबी राजी नहीं है। माना ना मेरी असम का काजी, करवा दी डिब्रू राज से शादी। तो देखिए इसे याद कैसे करेंगे। माना से मानस नेशनल पार्क, नामेरी से नामेरी नेशनल पार्क, काजी से काजीरंगा नेशनल पार्क, और डिब्रू से डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, और राज से राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क। तो माना ना मेरी असम का काजी, करवा दी डिब्रू राज से शादी। तो अब इसी लाइन से आप पांचों के पांचों असम के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं याद कर पाएंगे। बहुत ही आसान ट्रिक है ना। तो चलिए अब आगे देखते हैं। असम के बाद हम देखते हैं 3 राज्य, सिक्किम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे पहले देखते हैं सिक्किम। तो सिक्किम में है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, सुना ही होगा आपने, बहुत ही फेमस है। इसको वहाँ के लोकल लोग कहते हैं कांचनजोंगा नेशनल पार्क, हिंदी में हम पढ़ते हैं कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो कंचनजंगा नेशनल पार्क बहुत ही फेमस है, और मैंने आपको जो पर्वतों वाली वीडियो थी वहाँ पर आपको बताया था कि कंचनजंगा जो पर्वत है वो कहाँ पर है, तो वो सिक्किम में ही है ना, तो आपको पता होगा। तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भी सिक्किम में ही है, याद रखिएगा। तो सिक्किम के बाद देखते हैं मणिपुर। मणिपुर में एक नेशनल पार्क है और यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क। तो ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये दुनिया का एकमात्र ऐसा पार्क है जो कि पानी पर तैर रहा है, यानी कि फ्लोट कर रहा है। ये दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो मैंने आपको झील वाली वीडियो में बताया था कि मणिपुर में एक झील है लोकटक झील, वहीं पर ये नेशनल पार्क है जिसका नाम है कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और वहाँ पर मैंने आपको ट्रिक बताई थी ना, जिससे आप राज्य, झील और ये पार्क तीनों को एक साथ याद कर पाओगे। मैं दोबारा बता देता हूँ। तो जैसे कि ये झील है अपने आप में अद्भुत है ना, कि दुनिया की एकमात्र झील है कि जो पानी में तैर रही है। इसीलिए जो लोग हैं वो क्या करते हैं, मनी खर्चा करके, यानी कि पैसा खर्चा करके इसको देखने के लिए आते हैं। तो मनी खर्चा करके कौन से किसको देखने आते हैं, कैबुल लामजाओ पार्क को, क्योंकि ये दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। तो मनी खर्चा करेंगे यानी कि पैसा खर्चा करेंगे, मनी से मणिपुर, तो लोग देखने आएंगे। लोग से लोकटक झील, यानी कि लोकटक झील पर है कौन सा नेशनल पार्क है, तो कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, क्योंकि ये दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है, इसलिए लोग मनी खर्चा करके इसे देखने आते हैं। तो याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में एक ही है, इसे आप याद रख लीजिएगा, कौन सा, नामदफा नेशनल पार्क। तो एक इकलौता है तो इसे याद रख लीजिएगा, कौन सा, नामदफा नेशनल पार्क। तो अब हम आगे देखते हैं महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में कुल 4 नेशनल पार्क हैं जो हमें याद करने हैं। कौन कौन से? पहला है संजय गांधी नेशनल पार्क, दूसरा है ताडोबा नेशनल पार्क, तीसरा है गोगामल नेशनल पार्क, और चौथा है नवेगांव नेशनल पार्क। तो याद रखिएगा, यहाँ पर है संजय गांधी नेशनल पार्क। अभी हमने पीछे एक पढ़ा था मध्य प्रदेश में संजय नेशनल पार्क, वहाँ था सिर्फ संजय नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी एंटर करता था। छत्तीसगढ़ में उसे गुरु घासीदास कहते थे और मध्य प्रदेश में क्या कहते थे, संजय नेशनल पार्क। जब उसके साथ लग जाए गांधी, संजय गांधी नेशनल पार्क, तो वो है महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। और उसके साथ है ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, गोगामल राष्ट्रीय उद्यान और नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान। तो इसे हम याद कैसे करेंगे? तो आपको पता होगा जो नवेगांव है, गोरेगांव, ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है ना। तो इसकी ट्रिक है कि संजय और गोगामल महाराष्ट्र के नवेगांव में तंबोला खेल रहे थे। तो तंबोला आपको पता है गेम है, तो ये दोनों मिलकर संजय और गोगामल ये महाराष्ट्र के नवेगांव में क्या कर रहे थे, तंबोला खेल रहे थे। जब नवेगांव आएगा तो आपको पता रहेगा ये महाराष्ट्र में ही है। तो संजय और गोगामल नवेगांव में तंबोला खेल रहे थे। तो देखिए कैसे होगा कि संजय से संजय गांधी नेशनल पार्क,
गूगामल से गूगामल नेशनल पार्क, नवेगांव से नवेगांव और तंबोला से ताडोबा, तंबोला ताडोबा। तो ये चारों आप इस आसान सी ट्रिक से याद रख पाएंगे। बहुत ही आसान ट्रिक है कि संजय और गूगामल महाराष्ट्र के नवेगांव में तंबोला खेल रहे थे। अगर आपको बिना ट्रिक के ही याद रहता है तो आप बिना ट्रिक के याद कर लेना, पर अगर आपको ट्रिक से याद रहता है तो एक बार वीडियो को आप पूरा देख लेना, उसके बाद मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, पूरे आप नोट्स बना लेना। तो 2-3 बार आप पढ़ लेंगे तो आपको ये याद रहेंगे, क्योंकि वैसे भी बहुत से नेशनल पार्क हैं और इन्हें बिना ट्रिक के या बिना किसी मेमोरी टेक्निक के याद नहीं किया जा सकता, इसलिए आप इसे याद करना। तो महाराष्ट्र के बाद अब हम देखते हैं आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में 3 राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? पहला है राजीव गांधी नेशनल पार्क, दूसरा है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क और तीसरा है पापीकोंडा नेशनल पार्क। तो मैंने आपको बताया था ना कि जो राजीव गांधी नेशनल पार्क हैं, ये 3 नेशनल पार्क हैं। आप अक्सर कंफ्यूज रहते होंगे कि कौन सा राजीव गांधी कहाँ पर हम टिक करें, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर लिखा है राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, साथ में लिखा हो ओरांग, अगर खाली ये लिखा हो कि ओरांग नेशनल पार्क तो वो भी असम में है। अगर ये लिखा हो राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क तो भी असम में ही होगा। अगर ये लिखा है कि राजीव गांधी नेशनल पार्क, खाली राजीव गांधी लिखा हो, तो ये होगा आंध्र प्रदेश में। और इसी को हम रामेश्वरम नेशनल पार्क भी कहते हैं। अगर लिखा हो राजीव गांधी रामेश्वरम तब भी आप टिक करेंगे आंध्र प्रदेश, क्योंकि इसी को कहते हैं ना रामेश्वरम। और तीसरा अभी हम आगे पढ़ेंगे वो है कर्नाटक में, जिसे कहते हैं राजीव गांधी नागरहोल नेशनल पार्क। वो अक्सर लिखा आता है नागरहोल नेशनल पार्क, पर कई बार क्या होता है वो राजीव गांधी नागरहोल भी लिख देते हैं। तो याद रखिएगा, राजीव गांधी नागरहोल कर्नाटक, राजीव गांधी रामेश्वरम आंध्र प्रदेश, राजीव गांधी ओरांग असम। ये तीनों आप याद रखिएगा। अब मैं आशा करता हूँ कि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी कि अगर आपको एग्जाम में आएगा तो आप गलत टिक नहीं करेंगे। तो हमने देख लिया कि राजीव गांधी कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में, श्री वेंकटेश्वर ये भी आंध्र प्रदेश में, और पापीकोंडा ये भी आंध्र प्रदेश में। तो लोग अपने पाप मिटाने जाते हैं श्री वेंकटेश्वर भगवान के पास। वेंकटेश्वर भगवान विष्णु भगवान के अवतार है ना, तो जब भी लोग पाप से अंधे हो जाते हैं तो श्री वेंकटेश्वर भगवान के पास अपने पाप मिटाने जाते हैं। इसे आप रिलेट कर पाएंगे। पापीकोंडा और वेंकटेश्वर ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश के बाद अब हम आते हैं कर्नाटक में। तो कर्नाटक में भी 5 नेशनल पार्क हैं और उनके नाम भी इतने अद्भुत हैं कि आप भूल जाते होंगे, पर अब आप कभी नहीं भूलेंगे। पहला है नागरहोल नेशनल पार्क, दूसरा है कुद्रेमुख नेशनल पार्क, तीसरा है अंशी, चौथा है बैनरघट्टा और पांचवा है बांदीपुर। तो अब हम इसके ट्रिक देखते हैं कि इसे याद कैसे करेंगे, क्योंकि पांचों इंपॉर्टेंट है। अब आप इसे कभी भूलेंगे नहीं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च किया था। सभी राज्यों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया और सभी भारत के निवासियों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था, पर कर्नाटक ने कुछ ज़्यादा ही बढ़ चढ़कर भाग ले लिया। कर्नाटक ने क्या कहा कि कर्नाटक के नगर में कूड़े का अंश भी बैनर पर बैन है। तो जो बैनर लगता है ना, उस पर भी कूड़े का अंश बैन है। तो ये है हमारी ट्रिक, इसे हम याद कर पाएंगे कि कर्नाटक के नगर में कूड़े का अंश भी बैनर पर बैन है। तो देखिए, नगर से आएगा नागरहोल, कूड़े से कुद्रेमुख, कूड़े से कुद्रेमुख, अंश से अंशी, आगे क्या है बैनर, तो बैनर से बैनरघट्टा, और बैन, बैन से क्या होगा, ये देखिए ये है BAN बैन, तो बैन से बांदीपुर। तो कर्नाटक के नगर में कूड़े के अंश भी बैनर पर बैन है, याद रखिएगा। इससे आप ये पांचों नेशनल पार्क याद कर पाएंगे। आशा करता हूँ आपको ट्रिक पसंद आ रही होगी, जिससे आप रिलेट कर पाएंगे और सभी जो नेशनल पार्क आपको कठिन लगते होंगे ये याद रहेंगे। तो अब आगे देखते हैं केरल। तो केरल में आपको 4 नेशनल पार्क याद रखने हैं। पहला है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, दूसरा है पेरियार, तीसरा है अन्नामुडी और चौथा है एराविकुलम। तो ये 4 नेशनल पार्क आपको याद रखने हैं। तो इनके याद रखने का तरीका, तो जो पहला है साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी, तो ये जीके का क्वेश्चन है ना कि शांत घाटी कहाँ पर है, तो केरल में है। तो साइलेंट वैली कहाँ पर है, तो केरल में। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी केरल में ही होगा। तो ये दोनों आप याद रखिएगा। और पेरियार, ये तो मैंने आपको कितनी बार बता चुका हूँ कि अगर पेरियार झील हो, पेरियार नेशनल पार्क हो, पेरियार नदी हो, पेरियार के आगे कुछ भी लिखा हो तो वो केरल में ही होगा, याद रखिएगा। तो पेरियार से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो तो केरल में होगी। तो पेरियार नेशनल पार्क भी केरल में है। और एक जो लास्ट में है इराविकुलम, इसे याद रख लीजिएगा। और ये जो ऊपर है अन्नामुडी, तो अन्नामुडी भी मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने आपको अन्नामलाई की पहाड़ियाँ बताई थी ना कि वो तमिलनाडु और केरल में फैली हुई हैं। इधर है तमिलनाडु और केरल में फैली हुई हैं।
पर जो उसकी सबसे ऊंची चोटी थी अन्नामुडी, ये कहाँ पर थी? तो केरल में। तो अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी पहाड़ी ये कहाँ पर है? तो केरल में है। तो अन्नामुडी चोटी भी केरल में है और अन्नामुडी नेशनल पार्क भी केरल में है। तो ये तो आप ऐसे ही रिलेट करके याद रख लेंगे, इनकी कोई ट्रिक की अलग से जरूरत नहीं है। तो शांत घाटी भी यहीं पर है, पेरियार भी यहीं पर है और अन्नामुडी नेशनल पार्क भी यहीं पर है, याद रखिएगा। तो आगे हम देखते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में 5 नेशनल पार्क आपको याद रखने हैं, बहुत ही आसान है। पहला है मुदुमलाई, दूसरा है अन्नामलाई, अन्नामलाई को इंदिरा गांधी नेशनल पार्क भी कहते हैं। तीसरा है ग्विंडी नेशनल पार्क, चौथा है मुकुर्थी नेशनल पार्क और पांचवा है गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, यानी कि मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क। तो ये तो आप आसानी से याद रख पाएंगे ना, मन्नार की खाड़ी ये तमिलनाडु के पास ही है। ये तमिलनाडु है मान लीजिए, नीचे श्रीलंका और यहाँ पर कुछ द्वीप हैं जिसे हम राम सेतु कहते हैं, और नीचे क्या है? मन्नार की खाड़ी। तो यहीं पर तो है ये नेशनल पार्क मन्नार की खाड़ी वाला, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, जिसे आप आसानी से याद रख पाएंगे। बाकी की आप देखिए कैसे याद रख लेंगे। देखिए ये बाकी की आप ऐसे याद करेंगे, आपने फिल्में देखी होंगी ना साउथ की, तो जो साउथ के गुंडे होते हैं, गुंडी नेशनल पार्क को गुंडे से रिलेट करेंगे। ये गुंडी और गुंडा एक की तरह लग रहा है ना। तो जो साउथ के गुंडे होते हैं, आपको पता है वो जब भी एक मुक्का मारते हैं तो न्यूटन के लॉ भूल जाते हैं। तो जब भी वो मुक्का मारते हैं, मुकुर्थी यानी मुक्का मारते हैं, तो लोगों की मलाई निकाल देते हैं। दोनों में मलाई मलाई आ रहा है ना। तो साउथ के गुंडे जब भी मुक्का मारते हैं तो लोगों की मलाई निकाल देते हैं। तो ये तमिलनाडु से आप रिलेट करेंगे। गुंडी नेशनल पार्क गुंडे, मुकुर्थी मुक्का मारते हैं साउथ के गुंडे, अन्नामलाई और मुदुमलाई तो मलाई निकाल देते हैं। तो इससे आप एक तरीका है याद रख पाएंगे। तो अब हम आगे जो बच्चे हैं इन्हें भी कवर कर लेते हैं, हरियाणा, नागालैंड और मेघालय। इसके बाद हमारा लास्ट अंडमान निकोबार बचेगा, उसे देख लेंगे। तो इन तीनों में पहले देखते हैं हरियाणा को। तो हरियाणा में एक है सुल्तानपुर नेशनल पार्क और एक है कालेसर नेशनल पार्क। तो जिसमें से जो ये सुल्तानपुर नेशनल पार्क है ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपने वो मूवी देखी है ना सलमान खान की सुल्तान, तो हरियाणा से ही रिलेटेड थी मूवी, तो इसे आप याद कर पाएंगे, वो हरियाणा से ही रिलेटेड थी ना सुल्तान वाली मूवी। तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है? हरियाणा में है। और ये देखिए नागालैंड, नागालैंड में है कौन सा नेशनल पार्क? नतांगकी नेशनल पार्क। नाना से शुरू हो रहा है दोनों, नाम भी अजीब सा ही है। नतांगकी नेशनल पार्क ये कहाँ से है? ये नागालैंड में है। और मेघालय में कौन सा है? तो नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे याद कैसे रख पाएंगे? क्योंकि नतांगकी तो आप याद रख लेंगे, मैंने कहा नागालैंड में है। अगर नोकरेक को आप भूल गए कि ये नागालैंड में है तो कैसे याद कर पाएंगे? तो आपको पता होगा जो मेघालय है यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, भारत में सबसे ज़्यादा बारिश मेघालय में ही होती है। तो आप ऐसे याद रखिए कि वहाँ पर इतना पानी भर जाता है ना कि लोग स्कूटर मोटरसाइकिल से नहीं चलते, नौका से चलते हैं। नोकरेक नौका, नौका यानी कि नाव, वहाँ पर इतना पानी भर जाता है कि लोग नावों से चलते हैं यानी कि नौका से चलते हैं। तो मेघालय में है नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान। इस एक ट्रिक से आप रिलेट करके याद कर पाएंगे। लास्ट में बचा अंडमान निकोबार। इसमें 4 नेशनल पार्क हमें याद करने हैं, बस यही चारों एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो नीचे वाले 2 हैं नॉर्थ बटन और साउथ बटन, तो हमने पीछे पढ़ा महत्वपूर्ण तथ्य में कि साउथ बटन नेशनल पार्क भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। तो जब साउथ बटन अंडमान निकोबार में होगा तो नॉर्थ बटन भी वहीं होगा। ऊपर वाले हम देखते हैं, एक महात्मा गांधी नेशनल पार्क, एक रानी झांसी मैरी नेशनल पार्क। तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी से इसे याद कराता हूँ। तो आपको पता होगा कि अंडमान निकोबार में काले पानी की सजा दी जाती थी अंग्रेजों के समय में। अगर कोई भी स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों का विरोध करता था तो वो उसे काले पानी की सजा देते थे। तो ये जो महात्मा गांधी हैं और रानी झांसी हैं, ये भी स्वतंत्रता सेनानी थे ना। तो या इससे आप याद करिए कि दोनों स्वतंत्रता सेनानी थे, और जब ये अंग्रेजों का विद्रोह करते थे तो अंग्रेज इन्हें काले पानी की सजा देने की धमकी देते थे। तो महात्मा गांधी और रानी झांसी, और हमने जितने भी पीछे पढ़े कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं था। महात्मा गांधी और रानी झांसी ये स्वतंत्रता सेनानी हैं, तो अंग्रेज इन्हें विद्रोह करने के लिए दबाते थे, नहीं तो वो कहते थे आपको काले पानी की सजा दे दी जाएगी। तो इसे आप याद कर लीजिएगा, एक छोटी सी स्टोरी है जिससे आप कभी भूलेंगे नहीं। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।